हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति मालपानी आपका स्वागत करती हूँ वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। देखिए बच्चों, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने क्या किया था, जो भी हमारा विद्युत द्विध्रुव था उसके अक्ष पर मध्य बिंदु से 8 दूरी पर कोई बिंदु P था, वहां हमने तीव्रता की गणना करी थी ना। और कितनी आई थी, 2kp/r³ आई थी ना। अब आज हम क्या करेंगे, द्विध्रुव के निरक्ष पर कोई बिंदु लेंगे और वहां पर हम तीव्रता की गणना करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। चलिए पहले वही डायग्राम, भाई अब निरक्ष की बात कर रहे हैं तो हम निरक्ष लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। बताया था ना कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से पारित होना चाहिए और अक्ष के लंबवत होना चाहिए। तो ये जो डॉट डॉट लाइन आपको दिख रही है यही आपका क्या है, निरक्ष। आप चाहो तो इसको नीचे भी बढ़ा दो। ठीक है, ये आपका क्या है, निरक्ष। ये वाली जो लाइन है ये क्या है, निरक्ष है। और इस निरक्ष के ऊपर कोई बिंदु है P, जिसके ऊपर मुझे तीव्रता की गणना करनी है। अब मध्य बिंदु तो हमेशा जिस बिंदु पर हमें तीव्रता की गणना करनी है वो बिंदु हम हमेशा कहाँ से लेंगे, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी से लेंगे कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, अब देखिए ये डायग्राम में आपको बहुत कुछ नजर आ रहा होगा, है ना। नहीं समझ में आ रहा, चलिए इस डायग्राम को बनाना सीखते हैं कि हमने बनाया कैसे है। फिर थ्योरी आप लोग खुद लिखेंगे। मैं बता चुकी हूँ कि जो भी हम डायग्राम में बनाते हैं, भाई हमने ये चीज़ करी है, ये इतनी दूरी पर है, ये इतनी दूरी पर है, वो सब चीज़ आपको थ्योरी में लिखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले द्विध्रुव लेंगे, ये ले लिया, ये -q है और ये +q है ना। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु हो गया O। मध्य बिंदु से हमने निरक्ष बना दिया। चलिए निरक्ष बनाते हैं, ये बन गया मेरा निरक्ष। ठीक है, और इस निरक्ष के ऊपर कोई बिंदु है P, जो इस मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। देखो बिल्कुल यही चीज दे रखी है, ये देखिए ये दूरी R है, ये पूरी दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये R है। ठीक है, तो ये R दूरी पर मुझे क्या करनी है, तीव्रता की गणना करनी है। चलिए अब हम क्या मानेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में माना था ना भाई, +q से R1 दूरी पर है P। यहाँ भी ये काम करेंगे, +q से ये बिंदु कितनी दूरी पर है, R1। तो ये दूरी कितनी हो गई, R1। ठीक है, और ये दूरी कितनी हो गई, -q वाली, R2। भाई वहाँ तो इसके ऊपर ही आ रहा था, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि हम लंबवत बात कर रहे हैं अक्ष की। ठीक है, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2। देखो यही चीज़ बताइए, ये रहा R1, ये रहा R2, ये पूरी दूरी है R2, ये पूरी दूरी है R1। ठीक है, तो मैं डायग्राम को इसीलिए वापस बना रही हूँ ताकि इस डायग्राम में जो भी चीज़ें बनी हुई है वो आपको समझ में आ जाए। हम यहीं से पूरा डेरिवेशन कर लेंगे, बाद में तो सिर्फ हमको क्या करना है, फटाफट लिखना है। ठीक है, अब लास्ट डायग्राम में, लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी हमने क्या किया था, पहले +q से बिंदु P पर तीव्रता निकाली थी, फिर -q से बिंदु P पर तीव्रता निकाली थी। फिर ये देखा था कि दोनों तीव्रता एक में है या अलग डायरेक्शन में है। वहाँ अलग थी तो हमने घटा दिया था और फाइनल तीव्रता निकाली थी। ठीक है, यहाँ भी हम यही काम करेंगे, पहले +q के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, जिसको मैंने कहा E1। अब देखिए E1 कैसे, E1 की डायरेक्शन क्या होगी। देखो +q है तो आपको पता है कि +q से हमेशा बाहर की ओर जाता है, तो बताइए, और जाएगा इसी रेखा पे, R दूरी वाली रेखा के अनुदिश जाएगा, तो ये चल जाएगा, ये हो गया मेरा E1। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन हो गई, समझ में आया। सिमिलरली -q तो इससे केवल अंदर आएगा, अंदर इसी रेखा पे आएगा, तो ये हो गई E2 की डायरेक्शन। ये चीज़ समझ लीजिए बस, +q से तो हमेशा बाहर की ओर जाती है ना, पढ़ा है ना हमने, तो ये बाहर की ओर चला गया तो इसी रेखा को मैंने आगे बढ़ा दिया तो E1 आ गया। -q में अंदर की ओर आती है तीव्रता की दिशा, तो ये अंदर की ओर इसी रेखा पे आएगी, तो ये आ गया E1 और E2। अब यहाँ से इन दोनों डायग्राम्स को देख के आपको क्या E1 E2 में कोई रिलेशन पता चल रहा है, भाई E1 ऐसे जा रहा है, E2 ऐसे जा रहा है, नहीं पता चल रहा है ना भाई। वहाँ तो पता चल रहा था अक्ष पे तो कि भाई ये E1 था तो ये E2 था, और दोनों एक ही लाइन पे थे इसलिए दोनों को घटा दिया था। यहाँ कुछ ऐसा लफड़ा है नहीं ना, कुछ अलग ही है। अलग क्या है, एंगल का है। अब देखिए नहीं समझ में आ रहा E1 E2 क्या है, जब नहीं समझ में आए ना तो वहाँ पर उसके घटक बनाइए। क्या बनाइए, घटक बनाइए। तो घटक से समझ में आएगा कि कौन से घटक एक डायरेक्शन में है और कौन से घटक विपरीत डायरेक्शन में है। चलिए अब देखिए मैंने क्या किया है कि ये वाला, मतलब इसके ये वाला एंगल भी थीटा है और ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा है। ठीक है, मैंने ये थीटा एंगल माना है। ठीक है, अब ये एंगल अगर थीटा है तो पहले मैं E1 के घटक डिवाइड करूंगी। देखे है ना मैंने, ये E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। अब देखिए आप लोगों ने मैथ्स में अगर पढ़ा हो और फिजिक्स में भी था, ये कुछ ऐसे पढ़ा था घटकों में डिवाइड करना, इस तरह से घटकों में डिवाइड करना पड़ा है। जैसे
ये ऐसे होता है, ठीक है। अगर कोई रेखा ऐसे जा रही है और ये एंगल थीटा है और ये आर है, तो इसको जो थीटा के साथ होता है उसको तो हम लिखते हैं आर कोस थीटा। लिखते हैं नहीं लिखते हैं भाई, थीटा जिसके साथ होता है लाइन के साथ, और इसके लंबवत वाले को लिखते हैं आर साइन थीटा। ये चीज़ पढ़ी है, पढ़ी होगी, मैथ्स में भी आती है ये और फिजिक्स में भी आती है। 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा जब वेक्टर वगैरह हमने पढ़े थे, ठीक है। तो अगर नहीं भी पढ़ा अगर किसी बच्चे ने, तो यहाँ से समझ लीजिए कि जो थीटा जिस लाइन के साथ जुड़ा रहता है ना, वो लाइन तो होती है आर कोस थीटा की, और उसके लंबवत वाली जो लाइन होती है वो होती है आर साइन थीटा की, ठीक है। तो अब हमें यही काम करना है, हमें क्या निकालना है, हमें आर निकालना है, मतलब सॉरी E1 E2 के घटक चाहिए। एंगल हमें पता है थीटा है, पहले E1 की बात करते हैं, ये रहा भाई E1, ठीक है। और देखो ये लाइन लंबवत है, ठीक है। तो अब ये एंगल थीटा है, तो बताइए ये वाली लाइन, पहले E1 की बात कर रहे हैं, ये चीज़ है E1, तो बताइए ये घटक कितना होगा, बताया ना थीटा के साथ जो होता है वो क्या होता है, कोस थीटा। तो ये कोस थीटा हो गया, और ये वाला लंबवत इसके ये क्या होगा, E1 साइन थीटा। बताइए यही डायग्राम में E1 साइन थीटा, E1 कोस थीटा, ये इसकी डायरेक्शन, ये इसकी। आया समझ में? चलिए अब E1 हो गया, अब E2 की बात करते हैं। E2 कहाँ है भाई, ये रहा, कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। आप देखिए कहाँ है, ये रहा E2, ठीक है। आप देखिए E2 में हम बात करेंगे तो ये वाला, भाई ये एंगल थीटा है, तो एक तो इसका ये है और इसके लंबवत ये वाला है, तो बताइए ये वाला, यानी कि वापस इसी डायरेक्शन में E2 का घटक क्या होगा, E2 कोस थीटा होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये थीटा के साथ जुड़ रहा है ना, और ये वाला लंबवत घटक यानी कि नीचे की तरफ डायरेक्शन जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, E2 साइन थीटा। डायग्राम में देखिए यही है, ये रहा E2 साइन थीटा, ये रहा E2 कोस थीटा। तो ये सब चीज़ें कैसे आई डायग्राम में, वो मैंने आपको यहाँ अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए घटक निकालिए। अब देखिए, सब मैंने कहा ना सारा डेरिवेशन हम डायग्राम में करेंगे, आगे तो सिर्फ लिखना है। चलिए अब देखिए, E1 साइन थीटा ऊपर की तरफ, E2 कोसाइन थीटा नीचे की तरफ, है ना। अब अगर E1 E2 बराबर हो जाए तो बताओ ये दोनों घटक एक दूसरे को काटेंगे या नहीं। भाई E1 E2 बराबर हो गए तो ये विपरीत दिशा में है, मैग्नीट्यूड इनका समान हो जाएगा, तो ये काटेंगे या नहीं, काटेंगे ना। लेकिन कब, जब E1 और E2 बराबर हो। तो अब E1 E2 बराबर है या नहीं, ये अभी हम जब डेरिवेशन करेंगे वहाँ हम देखेंगे, और वहाँ पे ये निकल के आएगा कि E1 E2 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो घटक, ये जो भी लंबवत वाले घटक है, यानी कि जो निरक्ष वाले घटक हैं ये वाले, ये इसके ऊपर जो आ रहे हैं, ये परिमाण में समान होंगे और दिशा में विपरीत होंगे, इसलिए ये क्या होंगे, कट जाएंगे। अब ये तो कट गए, लेकिन कोस थीटा वाले घटक बताओ, इसकी भी डायरेक्शन ये, इसकी भी ये एक ही दिशा में आ रहा है, तो बताइए ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर जो भी टोटल तीव्रता आएगी वो बताइए किस घटक के कारण आएगी, कोस थीटा वाले घटकों के कारण, ठीक है। और कितनी होगी, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। यहाँ पे हम E1 E2 की वैल्यू रख देंगे और फिर हम रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए ये तो मैंने आपको समझा दिया कि हम डेरिवेशन में क्या करने वाले हैं, आ गया, ठीक है। सबसे पहले बराबर करेंगे E1 E2 को। अब देखिए एक चीज़ और सीखते हैं यहाँ पे, भाई हम ये R1 R2 की वैल्यू चाहिए होगी ना, क्योंकि प्लस Q से बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, तो एक बिंदुवत आवेश के कारण R1 दूरी पर बिंदु P है, तो R1 की वैल्यू चाहिए होगी ना, कि Q/R² करते हैं जब। तो अब R1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फटाफट यहीं सीख लेते हैं ये भी। चलिए अब देखिए, ये है R1, ये वाली चीज़ है R1, ये है निरक्ष, और आपको पता है कि ये लंबवत होता है इसके। तो बताओ ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हुआ, नहीं हुआ। जब ये 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री के सामने वाला, भाई हम जब ऐसे बात करते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, नहीं होती है, होती है ना, बताइए जल्दी से, होती है ना। तो ये आपकी क्या हो गई, कर्ण, ये आपका क्या हो गया, कर्ण। थोड़ा सा मैं डायग्राम को अलग कलर में बना देती हूँ। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब। पढ़ा है नहीं तो समकोण त्रिभुज में, भाई समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, बाकी दो जो भुजाएं होती है, एक आधार होता है और एक लंब होता है ना। तो बस यहाँ भी बताओ समकोण त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा है, ये वाला, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा, क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ये इसके लंबवत होता है निरक्ष अक्ष के। तो समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि R1 आपका क्या हो गया, कर्ण, ये आपका क्या हो गया, आधार, और ये आपका क्या हो गया, लंब। सिमिलरली इधर की बात करिए, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण, ये तो आपका लंब है, लंब ही रहेगा, और ये आपका क्या हो गया, इसके लिए आधार हो गया। तो अब अगर मुझे R1 की वैल्यू चाहिए तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला पता है,
पता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पढ़ा है ना हमने। पाइथागोरस ने भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय दी थी कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के, आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। अब ये कर्ण है और ये ही R1 है हमारा, और हमें तो यही चाहिए। तो ये दूरी हमें पता है, हाँ भाई ये दूरी R है या नहीं। ये दूरी भाई ये मध्य बिंदु है, पूरी दूरी D है, तो ये दूरी कितनी हो गई D/2, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके अगर मैं अंडर रूट ले लूँ तो R1 मिल जाएगा। सिमिलरली इसमें अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट ले लूँ तो R2 मिल जाएगा। तो बस R1 R2 निकालना सीख लिया हमने। चलिए अब हम अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। आई होप कि आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस डायग्राम ने हमने क्या क्या चीज़ें ली है, हमें आगे क्या क्या काम करना है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो आपके पास वीडियो आपके पास ही रहेगा, आप वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखिएगा, लेकिन रटना नहीं है भाई, कब तक रटोगे इसको। चलिए थ्योरी बिल्कुल वही जो मैं आपको हमेशा कहते आ रही हूँ, जो भी हमने चित्र में माना है डायग्राम में उसको लिखना है। तो हमने मान लिया कि एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश का परिमाण Q है, उसके दोनों आवेशों के मध्य की दूरी D है, द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से जाने वाले निरक्ष पर बिंदु O है। भाई निरक्ष की डेफिनेशन यही है, तो आपको निरक्ष की डेफिनेशन भी देनी है यहाँ पे, ठीक है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। माना प्लस Q और माइनस Q आवेशों के कारण तीव्रता E1 E2 है, जिसकी दिशा मैंने आपको समझा दी कैसी है, ठीक है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी है, E1। तो चलिए पहले E1 निकालते हैं। हम जानते हैं बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता क्या होती है, KQ/R²। इसको E1 के लिए लिखेंगे तो R1²। R1 की वैल्यू अभी मैंने निकालना सिखाया पाइथागोरस थ्योरम से। तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम से R1 की वैल्यू कितनी आ गई। भाई ये डायग्राम ऐसे था, ये था R1, ये था D/2 और ये था R था ना, ये प्लस Q था और ये P था, यही तो था। तो R1 कितना आ गया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर, ठीक है। तो लंब स्क्वायर ये रहा और आधार स्क्वायर ये रहा, लेकिन मुझे तो R1 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर को हटाऊंगी तो क्या मिल जाएगा, R1, तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो ये आ गया R²। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा D²/4, देखो यही चीज़ लिखी है, ठीक है। सिमिलरली R2 की वैल्यू भी यही आएगी, क्यों, क्योंकि अब ये डायग्राम इधर हो गया, लेकिन कोई चीज़ों में फ़र्क पड़ा, R की जगह R ही रहेगा, D/2 की जगह D/2 रहेगा, फ़र्क पड़ेगा तो R1 की जगह क्या हो जाएगा R2, ठीक है। तो अब ये वैल्यू उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ मैंने लिख भी रखा है, तो ये आ गया मेरे पास E1, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब माइनस Q के कारण करते हैं। अब माइनस Q भाई इधर आ गया, उल्टा डायग्राम बन गया, ये तो है माइनस Q, ये है O और ये है P, ये है R2, ये वापस D/2 और ये है R, वापस से R2² या R2 बराबर अंडर रूट R² प्लस D²/4, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये भी आ गया, E2 आ गया KQ/R2²। R2 की वैल्यू हमने डायग्राम से निकाल ली और R2 की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी। अब इस इक्वेशन को देखिए E2 को, ठीक है, और इस इक्वेशन को देखिए E1 को, बताइए ये दोनों बराबर है या नहीं। देखो ये भी KQ/R² प्लस D²/4 है, ठीक है, और यहाँ R2² है, तो डायरेक्ट मैंने R2² की वैल्यू रख दी, इसलिए अंडर रूट हट गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसकी भी वैल्यू सेम यही है। बताओ E1 बराबर E2 आया नहीं आया, और मैंने बताया था ना कि हम E1 E2 बराबर करेंगे। तो बताइए इन दोनों इक्वेशन से E1 बराबर E2 आया नहीं आया, आया। जब E1 बराबर E2 आ गया तो जो मैंने E1 E2 को घटकों में जो बांटा था cos थीटा sin थीटा, तो बताइए sin थीटा वाले घटक कटे नहीं कटे। अब E1 E2 को घटकों में वियोजित करने पर, अब देखो एक चीज़ देखिए, हमारी जो हमने जो कैलकुलेशन पार्ट किया उससे हमें रिजल्ट मिला कि E1 बराबर E2 है ना, लेकिन क्या डायग्राम में E1 बराबर E2 हो रहा था, नहीं ना। चले वापस डायग्राम पे, चलिए देखते हैं कि भाई हमें घटकों में वियोजित करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि डायग्राम से हमें ये चीज़ नहीं मिल रही है। ये देखिए एक बार फिर से डायग्राम पे चलते हैं, ये देखिए ये रहा E1 और ये रहा आपका E2। बताओ डायग्राम से कहीं ये E1 E2 बराबर हो रहे हैं, नहीं हो रहे, यानी कि इनके घटक कहीं ना कहीं कोई ना कोई बराबर होंगे। इस वजह से हमारी थ्योरी में ऐसा निकला है, इसलिए हमें इसको घटकों में तोड़ने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो वापस हम अपने डेरिवेशन पे आते हैं। अब E1 E2 को घटकों में वियोजित करने पर द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत घटक आपस में समान और विपरीत दिशा में, ये वाले घटक ये थे ना
भाई ये तो था आपका E1 साइन थीटा और ये था आपका E2 साइन थीटा। बताए थे ना वहाँ पे, निकाले थे हमने, निकाल चुकी हूँ मैं, अब नहीं समझा रही वापस, ठीक है। ये दोनों घटक बताइए E1 E2 बराबर आ गए, तो E1 साइन थीटा बराबर हुए और दिशा क्या है इनकी, विपरीत। तो बताइए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या नहीं, कर देंगे। तो ये जो लंबवत वाले जो घटक हैं वो तो आपस में क्या हो गए, निरस्त हो गए। चलिए साइन थीटा को हटा दीजिए भाई, काम ही नहीं है अब आपका। चलिए कॉस की बात करते हैं। जबकि समांतर घटक ये वाले घटक, भाई E1 कोस थीटा भी इधर आ रहा था और E2 कोस थीटा भी इधर आ रहा है ना। कैसे आया वो मैंने समझा दिया है। ये दोनों घटक एक ही दिशा में, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। तो बताइए बिंदु P पर जो भी परिणामी तीव्रता आएगी वो सिर्फ इन दोनों की वजह से आएगी, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, पसंद नहीं करते थे भाई, हम बराबर और दिशा में विपरीत है इसलिए हट गए। तो बताइए P पर टोटल तीव्रता कितनी आई, P पर टोटल तीव्रता EP, ये EP ऐसे है, EP का मतलब P के ऊपर, ठीक है। और इसके नीचे आप लिख लेना निरक्ष, जैसे वहाँ लिखा था ना हमने अक्ष, वैसे ही यहाँ पर क्या लिख लेना, निरक्ष। तो EP इक्वल टू आ गया E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। जोड़ा क्यों, क्योंकि एक ही दिशा में। अब E1 बराबर E2 है, तो या तो E1 की जगह E2 रख दो या E2 की जगह E1। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, EP बराबर 2E1 कोस थीटा या अगर 2E2 कोस थीटा। ये भी समझ में आया। चलिए अब E1 और E2 दोनों की वैल्यू हमारे पास है और दोनों बराबर है, तो या तो इसमें वैल्यू रख दो या फिर इसमें वैल्यू रख दो। चलिए वैल्यू रख दी, ये रख दी, ठीक है। E1 बराबर E2 बराबर ये वैल्यू है, यहाँ पे मैंने रख दी, तो ये आ गया EP, ये EP होगा अब, ठीक है। EP इक्वल टू आ गया KQ अपॉन R² प्लस D² बाई 4 और कोस थीटा। भाई कोस थीटा तो है ही, ये देखिए ये रहा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोस थीटा। भाई हमें अब कोस थीटा की वैल्यू चाहिए कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई। भाई कोस थीटा को हटाना है ना, तो कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। अब आप लोगों ने वो पढ़ा है जो हम आड़ू फॉर्मूला बोलते हैं, जिसको लाल बटा कक्का, पहला वाला होता है साइन, दूसरा वाला होता है कोस। हमें क्या चाहिए, कोस। तो कोस क्या होता है, आधार और कर्ण का अनुपात, यही तो होता है। अब बताइए आधार और कर्ण क्या है, ठीक है। ये है R1, ये हमारा लंब था, ठीक है। लंब कितना था R, और ये हमारा आधार था, तो ये तो हो गया हमारा आधार और ये हो गया हमारा कर्ण, ठीक है। अब देखिए आधार कितना है D/2, ये रहा आधार, तो D/2। कर्ण कितना है R1, भाई हम E1 मान के चल रहे हैं, E2 R2 लिख दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम E1 के लिए लेके चल रहे हैं, तो D/2 और R1, ठीक है। चलिए R1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। आप यहाँ चाहे R1 लिखो चाहे R2 लिखो, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ से मैंने R1 की वैल्यू पुट कर दी और ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2KQ अपॉन ये दिस और ये कोस थीटा की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ पे 2 भी आएगा नहीं आएगा, ये देखिए बैक में जाइए, ये 2 है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको सही कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तो लिखा हुआ है, वहाँ नहीं था। अब ये वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या आ गया, ये तो है हमारा जनरल, ये पूरा एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। प्रिंटिंग वाले ने ज़्यादा गायब दे दिया, एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा जनरल फॉर्मूला। अब देखिए ये टर्म थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते, जनरल तो है लेकिन इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। 2 से तो 2 कट गया, छोड़ो इसको। तो ये R² प्लस D² बाई 4 की पावर 1 और R² प्लस D² बाई 4 की पावर 1/2, और एक में जब 1/2 जोड़ते हो तो कितना आता है, 3/2। भाई आधार समान तो खाते जुड़ेगी, तो ये आ गया इस पूरे की पावर 3/2। तो इसको थोड़ा सा और लिख दिया, तो ये आ गया KQD अपॉन R² प्लस D² बाई 4 की पावर 3/2। वापस से QD क्या होता है, डायपोल मोमेंट, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल P, ठीक है। तो ये KP अपॉन R² प्लस D² बाई 4 की पावर 3/2, ये है हमारा जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब इस जनरल फॉर्मूले को वापस से द्विध्रुव की कंडीशन के अकॉर्डिंग कि भाई D R की तुलना में बहुत छोटा है, ठीक है, तो ये कंडीशन लगा दी। तो D वाली जो टर्म है ये वाली, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, नेग्लिजिबल मान लिया। तो बताइए EP कितना आ गया, KP अपॉन R की पावर 3/2। अब देखो ये R² है और इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, R3। तो EP कितना आ गया, KP अपॉन R3, और अगर P को खोल देंगे तो Q इंटू D अपॉन R3 इंटू K, ठीक है। तो ये आ गया, इसके नीचे आप लोग निरक्ष लिख लेना, भाई ये निरक्ष पर है, ठीक है, वहाँ अक्ष लिख लेना। और देखो मैं आप लोगों को बता चुकी कि आपके बुक में जो मैं D मान के चल रही हूँ ना, उसको 2D भी मान सकते हैं और 2A,
ठीक है। इस बार नया जो एडिशन आया उसमें 2a माना है, पहले जो पुराने एडिशन हुआ करते थे उसमें 2d मान के चलता था। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ ये चीज़ हम जो बटे में लिख रहे हैं ना उसकी ये फुल फॉर्म में आती थी, इसलिए तो 2d हो चाहे 2a हो, हमने d माना है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, रिजल्ट वही आएगा। तो ये है द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता कितनी आई, Kp/r³, ये आई। अब जरा याद करिए कि द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता कितनी थी, थोड़ा सा याद करेंगे तो आएगा 2Kp/r³, थी या नहीं थी ना। तो बताइए इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या रिलेशन है। अच्छा चले पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। EP आया Kp/r³ आया। द्विध्रुव के अक्ष पर अगर आप बात करेंगे तो द्विध्रुव के अक्ष पर जो तीव्रता थी, ठीक है, और ये निरक्ष पर, अब मैंने यहाँ पर इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखा तो P वेक्टर है, R को वेक्टर में नहीं ले रहे, मैग्नीट्यूड है, K कांस्टेंट है, मैंने लिखा है -P। अब ये मैंने -P क्यों लिखा है, तो ये आपको डायग्राम से समझ में आएगा। आप डायग्राम पर जाइए, P की डायरेक्शन क्या होती है भाई, ये -Q है, ये +Q है, तो P की डायरेक्शन होती है -Q से +Q। जब हमने यहाँ पर तीव्रता निकाली तो इस डायरेक्शन में आ रही है ये ऐसे, बताइए ये इसके अपोजिट है या नहीं। तो अगर P की डायरेक्शन में P कैप एकांक सदिश है तो बताइए E के लिए एकांक सदिश क्या हो जाएगा, -P कैप। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और ये डायरेक्शन ये है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, -P कैप। लेकिन जब अक्ष की बात करते हैं ना तो वो P के अनुदिश ही था, इसलिए वहाँ पर +P कैप लिखा था। तो ये -Q आया, ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर ये जो EP है वो P के विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो P कैप क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में एकांक सदिश, अतः द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता कितनी हो गई, Kp/r³। द्विध्रुव के अक्ष पर कितनी है, 2Kp/r³। बताइए इन दोनों में क्या रिलेशन है, कुछ दिख रहा है इन दोनों में रिलेशन। दोनों इक्वेशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई ये दुगनी है इसकी, है या नहीं भाई, 2 लगा दिए इसके आगे, तो ये दुगनी है इसकी, यानी कि अक्ष पर तीव्रता निरक्ष पर तीव्रता की क्या होती है, दुगनी होती है ना। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर क्या आ गया, द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता की दुगुनी है, तो ये है इन दोनों में रिलेशन। ठीक है, और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखे तो ऐसे, भाई EP अक्ष बराबर क्या है, 2EP निरक्ष। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए अब डायग्राम बनाते हैं, लास्ट वीडियो में भी मैंने बता दिया था। अब बताइए चाहे अक्ष हो चाहे निरक्ष हो, E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है या नहीं। देखिए चाहे अक्ष हो चाहे निरक्ष हो, आ तो r³ रहा है, जबकि बिंदु द्विध्रुव के कारण क्या था 1/r²। तो बस हम ये कहेंगे कि अक्ष हो चाहे निरक्ष हो, r के साथ में इसका संबंध ये है, तो ये ग्राफ तेजी से घटेगा। चलिए अब बिंदु द्विध्रुव की बात करते हैं, लेकिन बिंदु द्विध्रुव में द्विध्रुव के कारण E प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता था। तो अब दोनों ग्राफ को बनाएंगे तो बस फर्क इतना होगा कि ये तेजी से घट रहा है, ये थोड़ा धीरे से घटेगा, घटेंगे दोनों ही, लेकिन ये तेजी से फटाफट 0 की ओर जा रहा है, ये थोड़ा सा धीरे जाएगा। तो ये है इन दोनों में रिलेशन का ग्राफ। ठीक है, और अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के समांतर होती है ना भाई, हमने वहाँ P कैप ही लिखा था, जबकि यहाँ क्या लिखा है, -P कैप। जबकि निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने रिजल्ट निकाल लिए, अक्ष और निरक्ष के ग्राफ बना लिया, ठीक है, फॉर्मूले भी निकाल लिए। चलिए अब करते हैं ये फॉर्मूले, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन कि भाई इसका क्वेश्चन कैसे आता है। थोड़ा बड़ा डेरिवेशन हो गया ना, लेकिन बोरिंग बिल्कुल भी नहीं था, इंटरेस्टिंग था, कहीं भी कुछ भी बोरिंग नहीं था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कर दें। 2 बिंदु आवेश हैं 5 माइक्रोकुलाम तथा -5 माइक्रोकुलाम। अब देखो ये मैग्नीट्यूड समान और विपरीत, इसलिए द्विध्रुव बनेंगे। परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखें, बीच की दूरी भी दे रखी है कि भाई 2 आवेश हैं, मैग्नीट्यूड तो कितने हैं 5 माइक्रोकुलाम, ये मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ मैं ओनली। ठीक है, और दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर। इनके मध्य बिंदु से, ये रहा भाई इनका मध्य बिंदु से 0.30 मीटर दूरी पर, 0.30 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है P, मीटर में दे रखा है ये, और एक निरक्ष पर, ये भी 0.30 है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर कितनी तीव्रता होगी आपको ये फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सारी यूनिट्स एक पद्धति में। माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम मतलब 1 माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻⁶, तो इसको 10⁻⁻⁶ से गुणा कर दिया तो ये कुलाम में कन्वर्ट हो गया। चलिए D आपका 1 सेंटीमीटर दे रखा है,
ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हम मीटर में चेंज कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर, तो ये भी कन्वर्ट हो गया। आर तो ऑलरेडी मीटर में है। अब देखिए वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि अक्ष पर तीव्रता बताइए और निरक्ष पर बताइए। अक्ष का फॉर्मूला क्या, अगर ई अक्ष लिखूं तो 2kp/r³, यानी कि आपको पी चाहिए। पी क्या होता है, क्यू इंटू डी। क्यू भी अगले ने दे रखा है, डी भी दे रखा है, तो पहले पी निकालिए। ये रहा क्यू, ये रहा डी, यूनिट क्या आएगी, कुलाम इंटू मीटर। के की वैल्यू हमें पता ही है, आर अगला दे ही रहा है, दे रहा है ना। चलिए पी आ गया, कुलाम इंटू मीटर। अब अक्ष पर होता है 2kp/r³। के की वैल्यू हमें पता है, मैंने बताया जब भी कुछ नहीं दे तो आप निर्वात या हवा लेके चलिए, तो ये वैल्यू होती है। ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख दी और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ई अक्ष आ गया 3.33 × 10⁴ न्यूटन बटे कुलाम। भाई तीव्रता का जो मात्रक होता है वो तो न्यूटन बटे कुलाम ही होता है ना भाई। ई इज इक्वल टू नॉर्मली हम लिखते हैं F/Q, बताया था ना, तो न्यूटन बटे कुलाम, तो ये इसका मात्रक हो गया। अब ई निरक्ष निकालना है, तो ई निरक्ष क्या होता है, ई निरक्ष क्या होता है भाई, अक्ष पर तो अक्ष तो होता है निरक्ष का दुगना, और निरक्ष क्या हो जाएगा, अक्ष का आधा। तो डायरेक्ट या तो इसका आधा कर दीजिए यहाँ से, या फॉर्मूले में वापस रख के वैल्यू निकाल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, वापस से वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये आ गया इसका आधा, आधा आया नहीं है 1.67, ठीक है, तो ये आ गया इसका आधा, तो ये आ गया ई निरक्ष। ठीक है, यूनिट न्यूटन बटे कुलाम। तो इस तरह से देखो कितना आसानी से डेरिवेशन बन गया ना। ठीक है, और डेरिवेशन से कितनी आसान और इजी तरीके से न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गए। तो और भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा बुक के पीछे के। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या करा है, निरक्ष पर तीव्रता पढ़ी, फिर अक्ष और निरक्ष को कोरिलेट करके रिलेशन निकाला, उनके मध्य ग्राफ खींचा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।